हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा टैप में। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट बर्न, जिसको सीने में जलन बोलते हैं या फिर एसिड रिफ्लक्स, तेजाब का बनना। ये क्या होता है, कैसे बनता है और क्या इसके समाधान है, क्या इसकी दवाइयाँ हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लक्स क्या होता है। इस टर्म को समझने से पहले हमें समझना होगा गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ यानी GERD। GERD क्या होता है? गैस्ट्रो इसका मतलब होता है पेट, ईसोफेगल मीन्स होता है जो हमारी खाने की नली होती है, रिफ्लेक्स का मीन्स होता है कोई भी चीज़ को बाहर पुश करना यानी धकेलना। यानी इसका मतलब है कि पेट में जो बना हुआ जो एसिड है, ये जब हमारी फूड पाइप से बाहर आता है उसको हम GERD बोलते हैं, और इसी को हम हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। और इसी के कारण हमें छाती में जलन होती है या फिर हमारी चेस्ट में पेन भी फील होता है। GERD तो हमने समझ लिया है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें GERD है या नहीं है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है नोज़िया, मीन्स हमें उल्टी का मन होता है। दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा ब्लोटिंग यानी पेट फूलना। तीसरा पॉइंट है गैस, मीन्स हमारे पेट में गैस बनती है। चौथा पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, चेस्ट पेन, मतलब हमारे सीने में दर्द होगा। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनके ब्याह पे हम ये बोल सकते हैं कि किसी पेशेंट को GERD है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज़, जिसमें हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में एसिड बनता है, वो हमारे फूड पाइप में आ जाता है और इसी कारण से हमें जलन होती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जो ये समस्या हुई है इसको ठीक कैसे करते हैं। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए PPI क्या होते हैं ये समझते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर एसिड बनता है वो बनता है प्रोटॉन पंप्स के द्वारा। मीन्स जो हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है उनको कौन बनाएगा? प्रोटॉन पंप्स बनाएंगे। और अगर इन्हीं बीट कर दें यानी इन्हीं को रोक दें तो वो उनको बोला जाएगा प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर। अब PPI कौन कौन से हैं, क्या उनके एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओमिपेराजोल, पेंटापेराजोल, इसोमिपेराजोल, ये कुछ मेन से एग्जाम्पल हैं जो कि PPI के हैं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि इनका मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग क्या है। मीन जो हमने PPI के एग्जाम्पल देखे हैं, जो 3 हमने एग्जाम्पल देखे हैं जो कि नॉर्मल से चलते हैं, वो काम कैसे करते हैं। तो इनका पहला काम होता है एसिड प्रोड्यूसिंग पम्प्स ब्लॉक्स। मीन जो प्रोटॉन पंप हमने पढ़े थे उनका जो एसिड का प्रोडक्शन है उनको ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पंप्स हमारे पेट के अंदर एसिड बना रहे थे अब वो एसिड नहीं बनाएंगे, और चूँकि वो अब एसिड नहीं बनाएंगे तो जो एसिड का जो लेवल था हमारे पेट के अंदर वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये लेवल डिक्रीज़ होगा तो हमें रिलीफ फील होगा। जो हमारी ईसोफेगस थी, जो ये खाने वाली नली थी, इसमें हमारा एसिड नहीं जाएगा और हमें जो छाती में जलन हो रही थी या फिर एसिड रिफ्लेक्स जिसको हम बोल रहे थे वो नहीं होगा और हमें राहत मिलेगी। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डोज क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओमिपेराजोल, पेंटापेराजोल और इसोमिपेराजोल, इन तीनों की जो मात्रा होती है 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम दोनों होती है। मतलब कहने का ये है कि ये जो दवाएं हैं ये इन दोनों मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितनी मात्रा लेनी है ये निर्भर करता है डॉक्टर पर। कहने का मतलब ये है कि ये डॉक्टर बताएगा आपको, आपकी समस्या को पूछकर कि आपको ओमिपेराजोल लेना है, पेंटापेराजोल लेना है या इसोमिपेराजोल लेना है, वो 20 mg में लेना है या फिर 40 mg में लेना है।
आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पीपीआई काम करते हैं वैसे एंटासिड भी होते हैं। एंटासिड का भी वही काम होता है, लेकिन फ़र्क इनमें इतना होता है कि इनका जो एक्शन होता है वो पीपीआई से फास्ट होता है। कहने का मतलब ये है, पहली बात तो ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में होने से इनका एक फ़ायदा ये रहता है कि ये जल्दी अपने एक्शन कर देते हैं। मतलब ये है कि यदि हमारे सीने में जलन हो रही है और हम पीपीआई लेंगे और एक तरफ हम एंटासिड लेंगे, तो एंटासिड से जो हमें आराम आएगा वो जल्दी आएगा, ना कि पीपीआई से। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये है कि हमें लंबे टाइम के लिए एंटासिड यूज़ नहीं करने चाहिए। लंबे टाइम तक अगर हम एंटासिड यूज़ करते हैं तो ये हमारे प्रोटॉन पंप्स को इफ़ेक्ट करते हैं, और वो जिस तरीके से हमें एसिड बनाते हैं जो कि हमारे भोजन पचाने में हेल्प करता है, उसमें भी दिक्कत आती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, बाज़ार में कुछ एंटासिड हैं, जैसे डाइजीन है, म्यूकेन जेल है, अलजल है। ये कुछ मेन से एग्जांपल हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं और आमतौर पर जाने जाते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट किसके हैं? ये पीपीआई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब अगर कोई बंदा ज़्यादा मात्रा में पीपीआई को ले लेता है तो उसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, मतलब उस बंदे को कब्ज हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में अगर हम पीपीआई ले लेते हैं तो उसकी जो गट हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हमें कब्ज देखने को मिलती है। दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट बनेगा, डायरिया बनेगा। डायरिया का मतलब होता है उसको दस्त लग सकते हैं। दोस्तों, इसका जो तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट बनेगा वो बनेगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी। कहने का मतलब ये है, कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा पीपीआई ले रहा है तो वो पीपीआई उस इंसान के शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कर देंगे, मतलब कमी कर देंगे। कमी का कारण ये रहेगा कि जैसे ही हम ज़्यादा मात्रा में पीपीआई लेंगे तो वो पीपीआई हमारे जो भोजन से हमारा शरीर जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा वो नहीं कर पाएगा, और जब वो कम मात्रा में विटामिन B12 को हमारे भोजन से एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे शरीर में नॉर्मल सी बात है उस विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, और ये हमें कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि पीपीआई की कुछ इंटरेक्शन भी हैं। मतलब हमें पीपीआई लेते समय कुछ दवाओं का सावधानी रखनी चाहिए, यानी किन दवाओं के साथ हमें सावधानी से लेना है। तो पहले नंबर पे आता है ब्लड थिनर, मतलब वो दवाएं जो हमारे शरीर में जाकर हमारे खून को पतला करने में सहायता करती हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है एंटी फंगल्स, मतलब वो दवाएं जो हमारे शरीर में जो फंगल इन्फेक्शन हो गया है उनको कम करती हैं। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो होता है आयरन सप्लीमेंट। मीन्स कोई आयरन सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर में खून को बढ़ाती हैं, ऐसी दवाएं अगर इनके साथ हम पीपीआई को लेते हैं तो पीपीआई इनके असर को कम कर सकते हैं। तो इनके साथ हमें पीपीआई का उपयोग डॉक्टर के परामर्श के अकॉर्डिंग ही करना है, अपनी तरफ से नहीं करना है। अब हमने ये तो देख लिया है कि पीपीआई काम कैसे करते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, कैसे इनको लेना चाहिए और कितनी इसकी डोज होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जिनको फॉलोअप करने से हमें जो पीपीआई लेने की ज़रूरत पड़ी है वो ना भी पड़े। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला स्टेप बनेगा अवॉइड स्पाइसी फूड और ऑयली फूड। मतलब जो हमारी भोजन है उसमें अगर हम ज़्यादा चटपटा और तेल वाला भोजन अवॉइड कर दें तो हमें एसिड रिफ्लक्स यानी सीने में जलन या फिर ज़्यादा मात्रा में एसिड बनने की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि गेट योर डिनर डन बिफोर गोइंग टू बेड 2 to 3 आवर्स। इसका एक रीज़न ये भी बनेगा, यदि हम खाना खाने के तुरंत बाद सो जाएंगे तो हमारी बॉडी है वो स्लीपिंग पोजीशन में चली जाएगी, तो जो एक्टिवनेस होएगी हमारी बॉडी की वो डाउन हो जाएगी, और जैसे एक्टिवनेस डाउन होगी तो जो हमारे भोजन को पचाने में जितना जो एफर्ट्स लगने हैं वो भी कम हो जाएंगे और हमारा भोजन अच्छे से नहीं पचेगा। और यदि हमारा भोजन अच्छे से नहीं पचेगा
तो वह एसिड को प्रोड्यूस करेगा और इसी कारण हमें सीने में जलन की समस्या देखने को मिलेगी। तो यही निर्देश देना चाहूँगा मैं आपको कि हमें अपना शाम का भोजन सोने से 2-3 घंटे पहले कर लेना चाहिए, ताकि उसको पचने में आसानी हो और उसको समय मिल पाए और हमें एसिड रिफ्लेक्स जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज की जानकारी यही थी। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।